नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एक टॉपिक मौलिक अधिकारों के बारे में। जब भी हम कहीं पे मौलिक अधिकार का टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार है और फिर शुरू करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में इतना बोल दिया जाता है कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 13 में विधि संबंधी को 1-2 प्रावधान है। बस इतना बोल के और आर्टिकल 14 से शुरुआत करते हैं। लेकिन हम इनके बेस को समझेंगे और हम आज की क्लास में हम समझेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को इन डिटेल समझेंगे। मतलब एकदम डीप में जाके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या-क्या है और आर्टिकल 13 में क्या-क्या है। संविधान का जो भाग 3 है, उसके अंदर मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है और भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णन है। आज हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से। तो मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से, वहां से प्रेरणा ली गई है इसकी। और आखिरकार ये मूल अधिकार है क्या, हम ये समझते हैं कि मूल अधिकार है क्या। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक आधारभूत अनिवार्य अधिकार है मूल अधिकार। मतलब सर्वांग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए अति आवश्यक अधिकार जो है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकारों को बाकी के सभी अधिकारों से सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। मानवाधिकार है, वैधानिक अधिकार है, इन सबसे उच्च दर्जा प्राप्त है मूल अधिकारों को, क्योंकि इन्हें संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया है। और इनका जब हनन होता है तो व्यक्ति आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, यानी कि वाद योग्य है। ये संवैधानिक, वैधानिक और मानवाधिकारों से उच्च सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है मूल अधिकारों को। इनकी जो प्रेरणा है वो यूएसए के संविधान से ली गई है और इनकी जो प्रकृति है वो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हो या उन्हें अल्प करते हो। तो इसलिए ये राज्य के प्रति नकारात्मक है और व्यक्ति के प्रति सकारात्मक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के विरुद्ध इनकी प्रकृति कैसी है, तो मूल अधिकारों की जो प्रकृति है राज्य के विरुद्ध वो नकारात्मक प्रकृति है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद जो 12 है, उसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या है राज्य की परिभाषा? नॉर्मली हम देखते हैं कि राज्य राज्य मतलब ये राजस्थान, एमपी, यूपी ये वाले राज्य नहीं। राज्य का बहुत ब्रॉड मतलब है संविधान के अनुसार। राज्य के अंदर मूलतः हम देखें तो संघ, राज्य, अब संघ से संबंधित जैसे कि संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जब कार्यकारी शक्तियों का पालन करते हैं तो वो भी राज्य में शामिल है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब राज्य का हिस्सा है। उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल, विधानसभा, जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब राज्य का हिस्सा है। स्थानीय निकायों में जैसे पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, वो भी राज्य का हिस्सा मानी जाती है। और जैसे कि एलआईसी है, पीएसयूज है, आरबीआई है, या हम यूँ समझे कि जहाँ जहाँ सरकार का स्टेक है ना, वो सब प्राधिकरण भी राज्य की कैटेगरी में आते हैं, राज्य की परिभाषा में वो सब शामिल है। अर्थात इनसे संबंधित कोई भी, चाहे संघ का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे अन्य प्राधिकारी, ये राज्य स्टेट है, अन्य प्राधिकारी हो, ये कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों का हनन करते हो या मूल अधिकारों को कम करते हो। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13, इसको थोड़ा डीपली समझने की जरूरत है आर्टिकल 13 को। कि एक तो ये मूल अधिकारों का प्रहरी है। प्रहरी का मतलब ये रक्षा करता है मूल अधिकारों की। कैसे करता है? इसके अंदर कुछ प्रावधान है, इसके 4 पार्ट है। आर्टिकल 13(1) है, 13(2) है, 13(3) है और 13(4) है। 13(1) है वो संविधान जो बना उसके पहले की विधियों से संबंधित है। 13(2) जो है संविधान निर्माण के बाद की विधियों से संबंधित है। और 13(3) जो है वो विधि के बारे में है कि विधि में क्या क्या शामिल है। और 13(4) जो है वो बाद में जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा। और 13(4) में है कि 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि के दायरे से बाहर रखे गए हैं, ऐसा कोई प्रावधान है। एक एक को डिटेल समझते हैं। 13(1) में क्या है?
संविधान पूर्व की विधियां, मतलब संविधान लागू होने से पहले के वे कानून यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है, मतलब कि वो उसमें फिट नहीं बैठते अगर मौलिक अधिकारों में, तो वो उतने शून्य हो जाएंगे। मतलब मान के चलो कि ये कोई कानून है पहले का, और वो इतना हिस्सा अगर ये वाला फिट बैठता है और ये वाला हिस्सा फिट नहीं बैठता है, तो उतने वाले हिस्सा लागू नहीं होगा, ये वाला लागू हो जाएगा। ये मतलब आर्टिकल 13(1) में कहा गया है कि जितना असंगत है उतना फिट नहीं होगा, बाकी का फिट हो जाएगा। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि संविधान बाद की जो विधियां हैं, मतलब संविधान निर्माण होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो। ये आर्टिकल 13(2) में कहा गया है। और अगर ऐसी कोई विधि बनती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो कानून शून्य हो जाएगा। ये आर्टिकल 13(2) में कहा गया है। अब हम देखते हैं इन आर्टिकल के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिद्धांत है। जैसे एक है आच्छादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्या है ये आच्छादन का सिद्धांत? तो इस आच्छादन के सिद्धांत में ऐसा है कि आच्छादन का मतलब है कि पर्दा पड़ जाना। यह सिद्धांत आर्टिकल 13(1) पर लागू होता है। यानी संविधान लागू होने से पहले की यदि कोई विधि है और वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह समाप्त नहीं होती। मतलब कि पहले के बहुत सारे कानून है जो चले आ रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं वो। अब संविधान लागू होने, जब से संविधान बना तो कई सारे प्रावधान उसमें किए गए। अब पहले की विधि में उस तरह के प्रावधान नहीं थे, तो किसी कानून को पूरा रिजेक्ट करने के बजाय उन्होंने ऐसा कहा कि जितना इसमें फिट बैठता है ना मूल अधिकारों में, उतना रख लो और बाकी को उस पर पर्दा पड़ जाएगा। यही है आच्छादन का सिद्धांत, कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वह समाप्त नहीं होती, बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है, मतलब उसमें पर्दा पड़ जाता है। यदि भविष्य में इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई कानून बनता है और जिससे वो जो पर्दा पड़ा हुआ हिस्सा है अगर वो सक्रिय हो सकता है, तो वो पुनः सक्रिय हो जाती है। यह है आच्छादन का सिद्धांत। इससे संबंधित लैंडमार्क डिसीजन आया था भीखाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश वाद 1955 में। यानी कि संविधान से पहले की कोई विधि है और वो उसका कुछ हिस्सा उस पर मतलब मूल अधिकारों पे फिट नहीं बैठता है, तो वो उस पर पर्दा पड़ जाएगा। अब बाद में अगर संशोधन किया जाता है और अगर वो सक्रिय हो सकती है, तो वो बाद में सक्रिय हो जाएगी। यह है आच्छादन का सिद्धांत। अब दूसरा हम देखते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत कुल मिला के बात यह है कि हम इसको मोटा मोटी ये समझते हैं कि एक कोई कानून है, उसमें कई सारे प्रावधान हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो मूल अधिकारों के साथ संगत हैं और कुछ प्रावधान मूल अधिकारों से असंगत है। जो प्रावधान मूल अधिकारों से असंगत है, अगर उन्हें अलग किया जा सकता है, तब तो उन प्रावधानों को अलग कर दिया जाएगा और बाकी की विधि को लागू कर दिया जाएगा। ये तो है पृथक्करण का सिद्धांत। और अगर उन प्रावधानों को अलग नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसी स्थिति हो कि वो एक दूसरे से इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि वो अलग नहीं हो सकते हैं, उस स्थिति में पूरा का पूरा जो प्रावधान है, जो विधि है, उसको ही शून्य मान लिया जाएगा। किसी विधि का केवल एक भाग मौलिक अधिकारों से असंगत है और वह भाग मुख्य कानून से अलग किया जा सकता है, तो केवल उसी असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, न कि पूरी विधि को। और यदि असंगत भाग को अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरी विधि शून्य हो जाएगी। मैंने यही समझाया आपको कि मान के चलो ये एक पार्ट है जो अलग किया जा सकता है, तब तो इस पार्ट को अलग कर देंगे, इस विधि को लागू कर देंगे। लेकिन अगर ये इस तरीके से इंटरलिंक के ये अलग ही नहीं हो सकते, तो फिर पूरी विधि को ही शून्य मान लिया जाएगा। यह पृथक्करण का सिद्धांत। अब देखते हैं हम कुछ और सिद्धांत भी न्यायालय द्वारा दिए। एक अधित्याग का सिद्धांत है और एक सुसंगत अर्थ का सिद्धांत है। शॉर्ट में समझते हैं। अधित्याग का सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। यह सिंपल में अधित्याग का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मूल अधिकार जो है वो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, कि भाई कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक नीति और संवैधानिक नैतिकता को भी ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं जीवन जीने का अधिकार छोड़ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करते तो फिर आत्महत्या सही मानी जाती ना, पर सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग कर ही नहीं सकता है। वो माने या ना माने, पर उसको मूल अधिकार तो अपनाने पड़ेंगे। सुसंगत अर्थ का मतलब यह है कि न्यायालय किसी भी विधि की व्याख्या इस प्रकार से करेगा जिसमें वो मूल अधिकारों के साथ संगत हो,
बजाय उसे सीधे अमान्य घोषित करने के। इसका मतलब यह है कि न्यायालय कुछ भी अगर विधि की व्याख्या करता है तो वो उस प्रकार से करे कि वो मूल अधिकारों के साथ संगत महसूस हो, उस प्रकार से उसकी व्याख्या करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 13(3) की। आर्टिकल 13(3) में विधि के बारे में बताया गया है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि संविधान पहले की कोई विधि, संविधान बाद की कोई विधि, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। आखिरकार ये विधि क्या है, विधि में क्या क्या शामिल है? तो कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई भी नियम, कोई भी विनियम, कोई भी अधिसूचना, कोई भी रूढ़ि या प्रथा, यहाँ तक कि रूढ़ि और प्रथाएं जो है वो भी उस तरह की नहीं हो सकती है जो मूल अधिकारों का हनन करती हो। तो कोई भी रूढ़ि या प्रथा, ये सब विधि में शामिल है। क्या इसमें शामिल नहीं है? तो पर्सनल लॉ इसमें शामिल नहीं है। इसको इस तरीके से समझो कि जैसे अस्पृश्यता का कानून है कि भाई अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तो किसी भी आदेश के तहत, यहां तक कि किसी रूढ़ि या प्रथा के तहत भी छुआछूत नहीं की जा सकती है। लेकिन पर्सनल लॉ का मतलब ये हो गया जैसे कोई अपने घर के अंदर किसी नियम को फॉलो करना चाहता है कि भाई मैं मेरे मंदिर में इस आदमी को प्रवेश नहीं करने दूंगा, घर के मंदिर, घर के अंदर, तो वो रोक सकता है कि ठीक है, वो उसका पर्सनल घर है तो उसका पर्सनल लॉ है। तो जहां पर्सनल लॉ की बात आती है वहां पे विधि का दायरा सीमित हो जाता है। बाकी दायरे में आ जाते हैं अध्यादेश है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना है, रूढ़ि है, प्रथा है, ये सब विधि के दायरे में आ जाते हैं। अब प्रश्न आता है, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, क्या वो विधि के दायरे में आएंगे? क्या संविधान संशोधन एक विधि है? जब ये प्रश्न आया तो इसका आंसर था आर्टिकल 13(4) में। यह आर्टिकल मूल संविधान में तो था नहीं, इसको जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 24वें संविधान 1971 में इसे जोड़ा गया और इसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अनुसार जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो विधि के दायरे में नहीं आएगा, मतलब वो विधि से अलग है। अब जब ये वाला किया गया तो उनका पर्पस तो ये था कि क्योंकि विधि के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 13(3) के अंडर में नहीं है, तो उस वजह से उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। ये उस टाइम पे उनका पर्पज था जब उन्होंने ये, इंदिरा गांधी जी ने जब ये कानून लागू किया था, 24वां संविधान संशोधन किया था और 13(4) जोड़ा था, उनका पर्पज ये था। लेकिन समय के साथ जब मूल ढांचे का सिद्धांत आया तो न्यायिक समीक्षा तो अब पूरे संविधान में कहीं भी किसी भी उसकी की जा सकती है, किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो 368 के अनुसार संविधान संशोधन होता है, उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बाकी ये नियम अभी भी है, 24वां संविधान संशोधन अभी भी वैलिड है। अब यहां से हम मूल अधिकारों को समराइज करते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार है। पहले हमको 7 मूल अधिकार मिले थे और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 31 में दिया गया है उसे हटा दिया गया। अब जो मूल अधिकार बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 6। कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है आर्टिकल 23 और 24 में। फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो है आर्टिकल 29 और 30 में। और फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। ये जो आर्टिकल 32 है इसको संविधान की आत्मा भी कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब इन आर्टिकल जो भी है इनको हम आगे की क्लास में डिटेल से समझेंगे, एक एक आर्टिकल को डिटेल से उठाएंगे। अब जितना हमने आर्टिकल 12 और 13 जो समझा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि जहां आर्टिकल 12 की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल 12 में जो परिभाषा के संबंध में किसे राज्य नहीं माना जाएगा, भारतीय जीवन बीमा यानी LIC, भारत का राष्ट्रपति, एक निजी विश्वविद्यालय जो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करता है, या पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्थान भी राज्य मानी जाएगी। एक निजी विश्वविद्यालय जो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करता है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि आच्छादन का सिद्धांत किस स्थिति से संबंधित है? आच्छादन का सिद्धांत जब कोई संविधान पश्चात विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों का त्यागना चाहता है, जब किसी विधि के असंवैधानिक हिस्से को संवैधानिक हिस्से से अलग किया जाता है, और जब कोई पूर्व संवैधानिक विधि
संविधान के लागू होने पर मौलिक अधिकारों से असंगत हो जाती है। देखो, त्यागना तो अधित्याग का सिद्धांत है। संविधान पश्चात की विधियों पे ये लागू नहीं होता। संविधान पूर्व की जो विधि है, कोई पूर्व संवैधानिक विधि है कि लागू होने पर मौलिक अधिकारों से असंगत हो जाती है, उसके लिए आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पृथक्करण का सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का एक हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे बाकी कानून से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब उल्लंघन करता है और अलग अलग नहीं हो सकता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? केवल उल्लंघन करने वाला हिस्सा अमान्य होगा, पूरा कानून अमान्य हो जाएगा। कानून तब तक सख्त निष्क्रिय रहेगा जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाता। न्यायपालिका कानून की व्याख्या इस प्रकार करेगी कि वह वैध हो जाए। देखो, अगर तो उसे अलग किया जा सके तब तो उस हिस्से को अलग कर दिया जाएगा और बाकी का कानून लागू हो जाएगा। अगर उसे अलग नहीं किया जा सकता, अगर वो इस तरह से इंटरलिंक है कि वो अलग नहीं हो सकता, उस स्थिति में पूरा का पूरा कानून ही अमान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई? बहुत इजी क्वेश्चन है, यूएसए से ली गई है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? व्यक्तिगत कानून, रूढ़ि या प्रथा, अध्यादेश या विनियम। तो व्यक्तिगत कानून जो पर्सनल लॉ है वो विधि की परिभाषा में नहीं आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं माना जाएगा? मतलब आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को जो अलग अलग करने का जो संविधान संशोधन था, कौन सा वाला था? प्रथम संविधान संशोधन 1951, 24वां संविधान संशोधन 1971, 44वां संविधान संशोधन 1978 या 42वां संविधान संशोधन 1976? तो इसका आंसर है अपना 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन जो विधियां हैं उनमें शामिल नहीं है। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? देखो, ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्मली ये पूछा जाता है कि कितने मौलिक अधिकार है, तो पूछा जाएगा तो आंसर होगा हमारा 6, लेकिन मूल संविधान में 7 थे। संपत्ति का अधिकार ही था मूल संविधान में, जो बाद में 44वें संविधान संशोधन, ये 44वां संविधान संशोधन था 1978, उसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया था। अब कितने हैं? तो अब 6 है। वर्तमान में कितने हैं? ये वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों की प्रकृति को राज्य के प्रति कैसा माना गया है? देखो, मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो कैसी है? तटस्थ, विवेकाधीन, नकारात्मक या सकारात्मक? देखो, पूछा गया मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो राज्य के प्रति कैसी है? देखो, जब राज्य के प्रति पूछी जाएगी तो आंसर है नकारात्मक, लेकिन जब व्यक्ति के प्रति, नागरिक के प्रति, तो ये सकारात्मक है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, नकारात्मक। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम समानता के अधिकार को समझेंगे अच्छे से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।